एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला में आज हम राजनीति विज्ञान राजस्थान पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 1997-98 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं और ये हमारी आगे आने वाली परीक्षाओं जैसे प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए साथियों देखें इस वीडियो का पहला प्रश्न। जो लक्षण राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में तो विद्यमान नहीं है किंतु आधुनिक दृष्टिकोण में विद्यमान है। तो साथियों जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दो दृष्टिकोण है, एक आधुनिक दृष्टिकोण, एक परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो है आपको आपके मूल्यों पे विशेष बल दिया जाता है, आदर्शात्मक पक्ष पे बल दिया जाता है, राजनीतिक संस्थाओं पर बल दिया जाता है। लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है। तो हमारा विकल्प है बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रासंगिकता का सिद्धांत का संबंध जिससे है वह है। तो साथियों कर्म और प्रासंगिकता का सिद्धांत ये आपका उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण से सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज्ञान की प्रासंगिकता पर विचार किया जाता है और समस्या समाधान के उद्देश्य से कार्यवाही की मांग की जाती है, जबकि व्यवहारवादी दृष्टिकोण ज्ञान के लिए ज्ञान में विश्वास करता है। उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। तो साथियों यह जो प्रयुक्त जो कथन है ये जॉन ऑस्टिन के जो है वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत से संबंधित है और प्रभुसत्ता की जो कानूनी अवधारणा है वो जॉन ऑस्टिन की देन है। और जॉन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान जो कि 1832 में प्रकाशित हुई थी उसमें अपने संप्रभुता संबंधी विचारों का विश्लेषण किया है और उसमें जो है उन्होंने प्रभुसत्ता की कानूनी अवधारणा पर जो है बल दिया है। यदि संप्रभुता का सारा विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के प्रति यह एक बहुत बड़ी सेवा होगी। तो यह कथन किसका है? तो साथियों उपयुक्त जो विचार है लास्की का है। साथियों लास्की एक बहुलवादी विचारक हैं। वे जॉन ऑस्टिन के एकत्ववादी सिद्धांत पर प्रहार करते हैं और कहते हैं राज्य भी अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय है, अतः है जो शक्ति है शक्ति का विभाजन होना चाहिए। और उन्होंने तो यहाँ तक एकत्ववादी सिद्धांत को कहा कि यदि संप्रभुता के विचार को ही निकाल दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के लिए स्थायी लाभ की बात होगी और संप्रभुता को जो है विचार को राजनीति विज्ञान से निकाल दिया जाना चाहिए, ऐसा मानना एक अन्य विचारक का भी है। क्रैब भी ऐसा मानते हैं, लेकिन स्थायी लाभ की बात जो है लास्की करते हैं। राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून ही राज्य की स्थापना करते। तो साथियों ये जो उपयुक्त कथन है डिग्विड का है और जो विधिवादी विचारक हैं क्रैब वो कहते हैं राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल मिलता जुलता कोटेशन क्रैब का भी है। हाब्स और रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की समानता है। तो साथियों हाब्स और रूसो के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसमें समस्त शक्तियाँ व्यक्ति द्वारा संप्रभु को देना ये इनकी एक सामान्य विशेषता है। गांधीवादी सिद्धांत सर्वोदय का स्रोत है। तो ये किसमें जो है उल्लिखित है? तो ये अनटू दिस लॉस में पुस्तक है जो कि जॉन रस्किन की पुस्तक है। उसने जो है गांधी जी को बहुत प्रभावित किया था और गांधी जी ने स्वयं कहा था कि उस पुस्तक ने मेरे जीवन को ही बदल दिया है। उनका कथन था कि यह पुस्तक रक्त और आंसुओं से लिखी गई है। प्रन्यास सिद्धांत से तात्पर्य है। तो साथ ही प्रन्यास या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है जो है धन को समाज की धरोहर समझना। मार्क्सवाद और फेबियनवाद का समान सिद्धांत। तो साथियों मार्क्सवादी विचारक और फेबियनवादी विचारक उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व की बात को स्वीकार करते हैं। फेबियनवादी मार्क्स के इस विचार को तो मानते हैं कि सामाजिक कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सामाजिक हो, परंतु उन्होंने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित अतिरिक्त मूल और वर्ग संघर्ष के विचार को स्वीकार नहीं किया है। जिस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया वह है। तो साथियों अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों को जो जन्म दिया था वो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत था, क्योंकि जो अमेरिका की स्वतंत्रता का जो घोषणा है उसमें कहा गया है सब मनुष्य समान बनाए गए हैं, अपने सृष्टा के द्वारा उन्हें कुछ अपृथककरणीय
अधिकार प्रदान किए गए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जैसी भावनाओं को व्यक्त किया है। राजनीतिक विकास की जिस विशेषता पर आमंड और पावेल बल नहीं देते हैं वो कौन सी है? तो साथियों, आमंड और पावेल जो है समता, क्षमता और भूमिका विभिन्नीकरण की बात करते हैं, लेकिन स्वायत्तता की बात नहीं करते हैं। तो विकल्प डी बिल्कुल सही है। राजनीतिक विचारक जिसने राजनीतिक विकास की अवस्थाएं बताने के साथ साथ राजनीतिक पतन की भी चर्चा की वह है, तो साथियों सैमुअल पी हंटिंगटन पॉलिटिकल डिके की बात करते हैं और उनकी कृति है पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। और इसके अंतर्गत उन्होंने यह तर्क दिया कि राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण में सीधा संबंध नहीं है। राजनीतिक विकास का मुख्य लक्षण राजनीतिक व्यवस्था है और इसमें मुख्य बाधा राजनीतिक अव्यवस्था से पैदा होती है, जिसे राजनीतिक हनन की संज्ञा दी गई है। अभिजन सिद्धांत में लासवेल का योगदान है। विकल्प एक है कि शक्ति की दृष्टि से समाज में दो वर्ग होते हैं। राजनीतिक अभिजनों के निर्णयों में जन स्वीकृति की जो अवधारणा है, जन स्वीकृति की अवधारणा, शक्ति की अवधारणा में जन स्वीकृति का महत्व नहीं है, अभिजन वर्ग में संचलित। तो साथियों विकल्प बी बिल्कुल सही है। लासवेल के अनुसार किसी राजनीतिक समाज के अंतर्गत राजनीतिक अभिजन की रचना शक्ति को धारण करने वालों से होती है। शक्ति के धारकों में नेतृत्व करने वाला वर्ग तथा सामाजिक समुदाय आते हैं, जिसमें कि नेतागण एक विशेष ढंग से आते हैं तथा जिनके प्रति एक निर्दिष्ट समय में वे उत्तरदायी होते हैं। बहुलवादी चाहते, तो साथी बहुलवादी क्या चाहते? तो बहुलवादी जो है राज्य के अधिकारों को सीमित करना चाहते हैं। अभी इसके पहले भी प्रश्न में मैंने व्याख्या किया कि वो सत्ता को विभाजित करते हैं। सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था जिस विचारधारा का मूल है वह सिद्धांत है, वो कौन सा है? सामाजिक सुरक्षा की जो विचारधारा है वो कल्याणकारी सिद्धांत की विचारधारा का मूल है। जनवादी लोकतंत्र दृष्टिकोण में जो लक्षण विद्यमान है किंतु उदारवादी लोकतंत्र दृष्टिकोण में नहीं है, वह है एक ही सुस्पष्ट विचारधारा का सिद्धांत। उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्ति की स्वतंत्रता का पोषक है। इसके अंतर्गत सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है और वह जनता के हितों की रक्षा करती है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रजातंत्र का यह दृष्टिकोण लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकार करता है। प्रजातंत्र राजनीतिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें जनमत का नियंत्रण रहता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद की विचारधारा जिस विचार पर बल देती है वह है साथियों, वह समाज का आधार प्रतियोगिता नहीं सहयोग है। जो लक्षण प्रशासकीय कानून में विद्यमान है वह है रीति रिवाजों का विकसित रूप, राष्ट्रों के लिए कानून, कार्यपालिका द्वारा निर्मित कानून, सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रथा कानून। साथियों तो इसमें विकल्प डी सही है। प्रशासनिक कानून क्या होता है कि प्रशासनिक कानून वह सार्वजनिक कानून है जो प्रशासनिक प्राधिकरणों के गठन को सुनिश्चित तथा उसकी क्षमता को निर्धारित करता है तथा व्यक्ति को अपने अधिकारों के हनन की दशा में उपचारों को सुझाव देता है। लक्षण जो दबाव समूह पर लागू होता है किंतु राजनीतिक दल पर नहीं, वह क्या है? देखिए, निर्वाचन में अपने प्रत्याशी खड़े करना, तो यह जो है राजनीतिक दल पर लागू होता है। संपूर्ण समाज की हित साधना जो है ये तो दोनों में है, ये राजनीतिक दल है। सदस्यता अनन्य होती है और राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते। तो साथियों ये बिल्कुल सही है दबाव समूह के संबंध में, क्योंकि दबाव समूह ऐच्छिक और गैर राजनीतिक संगठन है, इनका किसी राजनीतिक दल से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। संयुक्त राष्ट्र की धारा 27 में सुरक्षा परिषद में मतदान व्यवस्था के लिए बताया गया है कि निषेधाधिकार का प्रावधान निम्न के लिए है। देखिए, सभी विषयों के लिए नहीं है, प्रक्रिया संबंधी विषयों के लिए भी नहीं है, प्रक्रिया और गैर प्रक्रिया संबंधी विषयों के लिए भी नहीं, अन्य भी सभी विषयों के लिए है। संयुक्त राष्ट्र के संघ के लिए जो लागू है किंतु राष्ट्र संघ के लिए नहीं, वह है तो मतव्य का नियम जो है केवल संयुक्त राष्ट्र संघ पर लागू होता है लेकिन राष्ट्र संघ पर लागू नहीं होता है। दक्षेश ये सार का सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में? तो साथियों दक्षेश का जो मुख्यालय है वो काठमांडू जो है नेपाल में है।
आफ्टा का संबंध जिस संगठन से है वह, तो साथियों आफ्टा जो है आसियान का संगठन है और आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और इसमें जो है 10 सदस्य वर्तमान में हैं और इसका मुख्यालय जकार्ता में है। परीक्षण शून्य, विश्व की बात और विश्वास दिलाना कि राष्ट्रीय हित के लिए सीटीबीटी को त्याग देंगे, यह नीति जिसकी है वह है क्लिंटन की। तो सीटीबीटी अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा चलाई गई एक नीति है जो परमाणु निशस्त्रीकरण से संबंधित है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से भेदभाव कर दिया। साथियों, चूँकि यह जो नीति है वो बहुत भेदभावपूर्ण है, इसलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, क्योंकि इसके अंतर्गत भूमिगत परीक्षणों पर तो रोक लगाई गई है, परंतु कंप्यूटर प्रयोगशाला में परीक्षण पर प्रतिबंध नहीं है, जो कि बहुत ही भेदभावपूर्ण है, क्योंकि विकसित देश कंप्यूटर प्रयोगशाला में प्रयोग करने में सक्षम है, लेकिन विकासशील देश सक्षम नहीं है। मास्टर 1991 में ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई प्रवृत्ति को जन्म दिया है, क्योंकि इसके द्वारा जिसकी व्यवस्था की गई वह है एकल यूरोपीय नागरिकता। यूरोपीय समुदाय के नेताओं ने 11 दिसंबर 1991 को maastricht नीदरलैंड में ऐतिहासिक राजनीतिक मौद्रिक एकता संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें प्रावधान किया गया था कि यूरोपीय समुदाय के नागरिक यदि अपने समुदाय की अपेक्षा किसी अन्य यूरोपीय समुदाय के नागरिक की अपेक्षा किसी यूरोपीय समुदाय के देश में रहते होंगे तो उन्हें स्थानीय चुनाव में मतदान या चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक नवीन प्रवृत्ति है तथा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत को इराक से स्वतंत्र कराया था। संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले अमेरिका के नेतृत्व में कुवैत को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म प्रारंभ किया गया था। कथन जो समूह 15 के विषय में सही है वह है, साथियों, यह केवल गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए है, अर्थात केवल गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्र इसमें प्रवेश कर सकते हैं। और समूह 15 विकासशील देशों का संगठन है, जिसकी स्थापना परस्पर सहयोग एवं विकसित देशों से समुचित सहायता प्राप्त करने के लिए सितंबर 1989 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। समूह 15 की स्थापना के समय मूल रूप में 15 ही देश थे, परंतु केन्या और श्रीलंका के साथ इसकी संख्या 17 पहुंच चुकी है, परंतु इसे अभी भी समूह 15 ही कहा जाता है। कैंप डेविड समझौता 1978 के विषय में जो कथन सही है वह है, इजराइल ने समूचे सिनाई को मिस्र सिनाई में स्वीकार किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर की मध्यस्थता में सन 1978 में मिस्र इजराइल में कैंप डेविड शांति समझौता हुआ, जिसके द्वारा मिस्र इजराइल में शांति समझौता हुआ, लेकिन अरब राज्यों ने फिलिस्तीन की राज्य की स्थापना के लिए दबाव डालने की नीति अपनाई। तो साथियों, जो ये है कैंप डेविड समझौता 1978, ये जो है इजराइल के समूची सिनाई को मिस्र सिनाई में स्वीकार किया गया था, इससे संबंधित है। ली कुआन यू ने जिस देश को आह्वान किया कि एशियन मुंडो सिद्धांत की घोषणा करे वह देश है, तो साथियों वो चीन है। रूस द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का आधार था, तो रूस द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का आधार प्रमुखता का अधिकार था। लक्षण जो सूची प्रणाली का तो है, किंतु एकल संक्रमणीय प्रणाली का नहीं, वह है मत दल को दिए जाते हैं, व्यक्तिगत उम्मीदवारों को नहीं। निम्न में से किसको विधि का शासन का लक्षण नहीं उल्लंघन कहा जाता है? तो देखिए साथियों, सभी के लिए समान न्यायालय होना चाहिए, विधि की सर्वोच्चता होना चाहिए, अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन प्रदत्त व्यवस्थापन विधि के शासन का लक्षण नहीं का उल्लंघन कहा जाता है। जिस विद्वान ने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया वह था, तो साथियों, थॉमस हेयर ने अल्पसंख्यकों के हितों के प्रतिनिधित्व देने के संबंध में जो है
एकल संक्रमणी पद्धति को जो है अच्छा माना था। तो इसको प्रारंभ करने का श्रेय जो है थॉमस हेयर को जाता है। इसका फार्मूला क्या जाता है, तो थॉमस हेयर का जो फार्मूला होता है कि कुल जो डाले गए मत हैं उसको जो है निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या से भाग दे दिया जाता है और उससे निर्वाचन कोटा निकल आता है। मान लीजिए किसी उसमें 1000 वोट पड़े हैं और 10 प्रतिनिधि हैं, तो इसको अगर हम भाग देंगे तो 10 तो एक व्यक्ति का जो निर्वाचन कोटा निकलेगा वो 100 मत निकलेगा। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जो कारक उत्तरदायी नहीं है वह है, देखिए साथियों, भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय तो इसमें इल्बर्ट बिल ब्रिटिश सरकार द्वारा, पाश्चात्य शिक्षा, आर्थिक शोषण, ये सभी उत्तरदायी थे। लेकिन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जो है राष्ट्रवाद को पक्षपोषण नहीं हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जिसके द्वारा की गई थी साथियों 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कलकत्ता में की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो साथियों इसके अध्यक्ष थे बिमलेश चंद्र बनर्जी और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन जिस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो लॉर्ड डफरिन के समय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट 1907 में हुई थी। यह कहाँ हुई थी, तो साथियों ये अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया था, जिसमें नरम दल का नेतृत्व जो है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि कर रहे थे, जबकि गर्म दल का लाल बाल और पाल, लाल से जो है लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल कर रहे थे। बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया। राष्ट्रीय नेता जिनके यह शब्द हैं वह हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपरोक्त जो शब्द कथन है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। उग्रवादियों का सिद्धांत जिसमें उदारवादियों की आस्था नहीं थी वह है ब्रिटिश राज एक वरदान नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश राज्य को जो है उदारवादी वरदान मांगते थे, लेकिन उग्रवादी इसमें विश्वास नहीं करते थे। और संवैधानिक साधनों में विश्वास, स्वराज की मांग और पाश्चात्य शिक्षा की उपेक्षा, इसमें उग्रवादियों का विश्वास था। 1857 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखी गई, तो बी.डी. सावरकर द्वारा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम लिखा गया था। महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई। इस कारण तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को जो है काकोरी कांड 1925 में फांसी की सजा दी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने फूट डालकर शासन करने की नीति को अपनाया। इसलिए निर्वाचन की जो विधि अपनाई वह थी, तो कौन सी थी, पृथक निर्वाचक मंडल। ब्रिटिश उसमें फूट डालने के लिए ही जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया। इसमें जो है उन्होंने धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर जो है पृथक निर्वाचन मंडल की प्रावधान किया था, और यही आगे चलकर भारत पाकिस्तान के विभाजन का कारण भी बना। होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी को चेन्नई में किसके द्वारा की गई थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। साथियों 2 होम रूल लीग थे, एक का जो है स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था और एक की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। विश्व विख्यात कवि रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि घोषित कर दी। विरोध का कारण था, तो विरोध का कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये 13 जो है अप्रैल 1919 में हुआ था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, और इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी। कार्यक्रम जिसके विषय में चित्तरंजन दास और राजगोपालाचारी के विचारों में मतभेद था वह था, साथियों चित्तरंजन दास और राजगोपालाचारी को जो मतभेद था वो विधानमंडलों में प्रवेश या काउंसिल में प्रवेश को लेकर था, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चौरी चौरा की घटना का संबंध जिससे है वह है, तो साथियों चौरी चौरा जो की घटना है वह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। 1 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा ग्राम में कांग्रेस के द्वारा एक जुलूस निकाला गया था।
पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयास किया था। इससे पुलिस जनता में मुठभेड़ हो गई और जनता ने उत्तेजित होकर जो है 21 सिपाहियों को थाने में खदेड़ दिया और उसमें आग लगा दी, जिसमें सब जलकर मर गए थे। और इस घटना ने महात्मा गांधी को बहुत दुखी किया था और इसी कारण उन्होंने जो है अपना जो है असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का कारण था। साथियों, जो 1919 था उसकी जो समीक्षा के लिए साइमन कमीशन 1927 में नियुक्त किया गया था और 28 में भारत आया था, लेकिन उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था और भारत ने इसका बहिष्कार किया था। और ये भारत जो है 7 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। कांग्रेस के युवा वर्ग ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के विषय में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाले समूह का विरोध जिस बिंदु पर किया था वह था औपनिवेशिक स्वराज्य का लक्ष्य। दांडी कूच का संबंध जिससे था तो वो नमक कानून को तोड़ना था। साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसी से संबंधित था। और दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से आरंभ किया था। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट के निकट दांडी नामक स्थान पर जाकर नमक कानून तोड़ा था। गांधी इरविन समझौता भारतीय संवैधानिक इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह विचार किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? साथियों, ये जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा व्यक्त किया गया था। और गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधियों में जिस पर कोई समझौता नहीं हो सका वह था, तो साथियों सांप्रदायिक समस्या को लेकर कोई समझौता नहीं हो सका था। सांप्रदायिक पंचायत के कारण महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया। इसका कारण क्या था? तो हरिजनों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश थी। और 1832 में जो है महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट नामक समझौते के द्वारा इसका विरोध किया गया था, समाप्त किया गया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी कब दी गई? तो साथियों इनको जो फांसी जो 23 मार्च 1931 को दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। ब्रिटेन की मुसीबत भारत के लिए सुअवसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह कथन किसका था? तो उपर्युक्त कथन जो है सुभाष चंद्र बोस जी का था। क्रिप्स के सुझावों को दिवालिया बैंक पर आगे की तारीख में भुनाया जाने वाला चेक कहा गया। यह मत किसका था? तो यह कथन जो है क्रिप्स मिशन के संबंध में महात्मा गांधी का था। भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कमेटी द्वारा कब पारित किया गया? तो ये जो 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो जो पाकिस्तान प्रस्ताव जो है लाहौर अधिवेशन 1940 में पारित हुआ। प्रस्ताव जो मंत्रिमंडल योजना में था किंतु माउंटबेटन योजना में नहीं था, वह था पाकिस्तान की स्वीकृति, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह, सिलहट में जनमत संग्रह, प्रांतों के ग्रुप। तो साथ ही प्रांतों के ग्रुप जो है ये कैबिनेट मिशन व्यवस्था में था, किंतु माउंटबेटन में ये व्यवस्था नहीं थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जिस प्रावधान द्वारा भारत के अनेक संप्रभु राज्यों के टुकड़े हो जाते हैं वह है प्रांतों के ग्रुप। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भारत में प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो साथियों ये प्रारंभ किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। इसमें मुस्लिमों के लिए अलग से जो है पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी और ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत कार्य किया गया था ताकि भारत का विभाजन किया जा सके और अंततः वे इसमें सफल भी रहे। भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ जिसके द्वारा किया गया था? तो भारत में द्वैध शासन का जो प्रारंभ है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। लक्षण जो 1935 के अधिनियम का तो है किंतु 1919 के अधिनियम का नहीं है, वो है अखिल भारतीय संघ का। ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में जो कथन सत्य है वह है इसकी स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई। यह गलत है। प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, तो यह सही है।
1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय की अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन 1918 में हुआ था और बाद में इसे जो है भारत शासन अधिनियम 1919 में पारित किया गया। जब विवाद के संबंध में कानून प्रकाश नहीं डालता, न्यायाधीश के निर्णय का उपयुक्त आधार होगा औचित्य। जहाँ पर कानून की अस्पष्टता हो या संविधान में उल्लेख नहीं हो तो न्यायाधीश औचित्य के आधार पर निर्णय देते हैं। संसदीय प्रणाली का लक्षण जो अध्यक्षात्मक में नहीं है वह है, देखिए साथियों, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्रता होती है, तो ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का है। राष्ट्रपति विधानमंडल को नहीं भंग कर सकता, यह भी सही है। सरकार का अध्यक्ष ही राज्य का अध्यक्ष होता है, यह भी सही। राज्य के अध्यक्ष के द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये संसदीय शासन प्रणाली का लक्षण है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है। संसदीय व्यवस्था के व्यवहार में कमजोर सत्ता और निर्बल नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री को जन्म देने वाला कारण था। तो साथ ही ये जो खंडमय दल व्यवस्था थी इसके कारण संसदीय व्यवस्था में कमजोर सत्ता और निर्बल नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री को जन्म दिया था। भारत में केंद्रीय संघवाद को जन्म देने वाला कारक जो राजनीतिक तो है किंतु संवैधानिक नहीं, वह है एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था। ये राजनीतिक है और इससे जो है केंद्र में संघवाद का जन्म है, लेकिन ये संवैधानिक नहीं है। ग्रेनविल ऑस्टिन का निष्कर्ष है कि भारत में जो संघवाद का प्रतिमान है तो वह कैसा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन जो है इसे सहकारी संघवाद, मॉरिस जोन्स इसे सौदेबाजी का संघ और केसी वेयर इसे अर्ध संघवाद की संज्ञा देते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जिसके द्वारा की जाती है वह है राष्ट्रपति। राजनीतिक दल का लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, इसका तात्पर्य है कि सदस्य संख्या में बहुमत है। भारतीय संसद जिनसे गठित होती है साथियों, भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। किस सदन का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है? वह है राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति जो है होता है और यह पदेन होता है। अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है किंतु संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है, तो साथियों वो संपत्ति का अधिकार है, क्योंकि पहले मूल अधिकार था और 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे एक लीगल राइट के रूप में मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के विषय में जो कथन सही है वह है उल्लंघन पर संसद द्वारा दंड की व्यवस्था संभव, तो यह बिल्कुल सही है। जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता वह है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसे आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व जिसको संविधान में स्थान 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मिला वह कौन सा था? पर्यावरण की रक्षा को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। 52वें संवैधानिक संशोधन के महत्व का जो कारण है वह है तो वो दल बदल पर कानूनी रोक लगाता है और ये 1986 में राजीव गांधी के समय में ये आया था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रयोग जिनके निर्वाचन के लिए किया जाता है वे हैं, तो देखिए भारत में जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के चुनने के लिए किया जाता है। भारतीय संघ सरकार का अध्यक्ष, तो भारतीय संघ सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है किंतु वह नाम मात्र का प्रधान होता है। 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं, तो कहाँ से? तो साथियों ये एंग्लो इंडियन से समुदाय के होते हैं, परंतु वर्तमान में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो जाए तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जो है संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। केशवानंद भारती के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था वह संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती और यह 1973 में आया था। निम्न में से किसका अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है? तो अधिकार रक्षा से संबंधित है। किस अधिकार से इसका अर्थ होता है?
राज्य जो लोकसभा में अधिकतम सदस्य निर्वाचन करता हुआ है, तो साथियों उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जो है सदस्य भेजता है और उत्तर प्रदेश से सदस्यों की संख्या 80 है। यह निर्णय किसके द्वारा किया जाता है कि विधेयक वित्त विधेयक है तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होंगे वह अवधि तो 6 मास तक राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश मान्य होगा और राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यपाल जो है 213 के अंतर्गत जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा दायर करने के संबंध में जो प्रथा है वह है राज्यपाल विवेक के आधार पर अनुमति का निर्णय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ विवाद में मूल अधिकारों के संबंध में संसद द्वारा संशोधन की शक्ति संबंधित निर्णय संविधान की जिस धारा पर केंद्रित है वह है अनुच्छेद 13। मौलिक अधिकार जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा बताया, तो साथियों भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है इस संविधान का हृदय तथा आत्मा बताया है और जबकि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है और भीमराव अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अध्ययन समिति ने राजमन्ना समिति की सिफारिशों पर विचार किया और सुझाव दिया कि अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करे। तो अंतर्राज्य की स्थापना जो है आर्टिकल नंबर 263 के तहत की जाती है और 1990 में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई है। केंद्र संबंधों पर सरकारी आयोग की सिफारिश है कि योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच अधिक समन्वय आवश्यक है। 10वें वित्त आयोग का संबंध किससे था? तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है आपके केसी पंत थी और मार्च 1997 से 2002 के लिए इसकी सिफारिशें लागू की गई। यह बिल्कुल सही है। और 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्णचंद्र पंत और 11वें के अध्यक्ष एम खुसरो, 12वें के सी रंगराजन, 13वें के विजय केलकर और 14वें के इसको देख लीजिएगा। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के समय संयुक्त राष्ट्र के जिस महासचिव की भूमिका सराहनीय रही वे कौन थे? तो यूथांड की भूमिका जो सराहनीय जो 1965 का युद्ध हुआ था। भारत की विदेश नीति में जो तत्व परिवर्तन का सूचक है निरंतरता का नहीं, वह क्या है? संकट के लिए मित्र उत्पन्न करने वाली द्विपक्षीय संधि। सच्ची गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का जिनके द्वारा अनुसरण किया गया था, तो साथियों मोरारजी देसाई द्वारा वास्तविक जो है गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया गया था। पाकिस्तान द्वारा इस्लामिक शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर की समस्या को उछालना जिसका उल्लंघन था, साथियों ये शिमला समझौता 1972 का उल्लंघन था। पृथ्वी रक्षा कोष का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो साथियों पृथ्वी रक्षा कोष का विचार सर्वप्रथम राजीव गांधी ने दिया था। रूस को पहली बार पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा जिस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में दिया गया था, तो वो साथियों कार्टागेना का सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर रूस को पहली बार जो है गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में शिखर सम्मेलन में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला था। तो इसी के साथ साथियों ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ। ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।